Good morning students. Welcome to the English class. Dear students, हमने बीहाइव बुक में से 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिया. मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया और वो चैप्टर्स थे. चैप्टर 1 था द फन दे हैड एंड वी आल्सो कवर्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक. दैट इज़ आवर चैप्टर 2. ओके, तो हमने प्रोज सेक्शन के 2 चैप्टर्स कवर कर लिए. And now it's time to read and understand the poems. Okay, we will read some poems now, and today we are going to cover the first poem of the book. Okay, as you can see here, our first poem is The Road Not Taken, and it is written by Robert Frost. The Road Not Taken is a well-known poem. एंड आई कैन से दैट इट इज़ माई फेवरेट पोएम एक्चुअली, द रोड नॉट टेकन, क्योंकि इसकी जो मीनिंग है ना बहुत अच्छी है, बहुत इंसाइटफुल है. और वो आप लोग देखोगे जब मैं इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी, पढ़ना स्टार्ट करूँगी, तो आप लोगों को भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. और पता है ये आपके सिलेबस में भी फर्स्ट चैप्टर में इसलिए दिया है कि आप अपने ईयर का जो स्टार्ट है वो एनर्जेटिकली कर पाए. ये पोएम जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, एनर्जेटिक फील करने में एक मोटिवेशन देगा. तो इस पोएम को पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनना है. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको पोएट के बारे में कुछ बता देती हूँ. पोएट जो कि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं. एक्चुअली बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे उनके बारे में, पर थोड़ा बहुत जानना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी काम को पढ़ने से पहले, किसी भी पोएट के ऑथर के काम को पढ़ने से पहले उस ऑथर के बारे में अगर आप कुछ जान लो ना तो उसके काम को समझना इजी हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, उनकी जो फीलिंग है, उनका जो व्यू है, उसके बारे में, उनकी थिंकिंग के बारे में जान लेंगे तो क्या हो जाएगा, it will become easier to understand the theme or central idea of the poem while reading. Okay, when we are going to read this poem and we will try to understand the theme of the poem, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो थिंकिंग है उससे हमें समझना है कि उन्होंने किस व्यू से पोएम लिखा है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट और ये 20th सेंचुरी के पोएट हैं. ओके, नाउ इनकी जो पोएम होती है ना वो बहुत सिंपल होती है और बहुत अच्छी होती है. वो बहुत बहुत सिंपली लिखते हैं, इतने इजी वर्ड्स में लिखते हैं ना कि लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है. उनका जो पोएटिक स्टाइल है वो बहुत अच्छा है. वर्ड्स जो वो यूज़ करते हैं, जैसे वो उसको प्रेजेंट करते बहुत अच्छे से करते हैं, तो उनकी जो पोएम होती है वो पढ़ने में भी अच्छी लगती है और उसकी जब हम लोग मीनिंग समझते हैं तब वो और अच्छी लगती है. और इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ना आप लोगों के सिलेबस में रहता ही रहता है पोएम. ओके, तो ही राइट्स सिंपली. ओके, ही राइट वेरी सिंपली. ही डजंट यूज सो हेवी वर्ड्स, but his simple words are very insightful. Okay, the words are common and he often writes about ordinary experiences. बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसके बारे में, वो घटना के बारे में, किसी कॉमन घटना के बारे में लिखते हैं. पर वो घटना कॉमन होता है, ऑर्डिनरी होता है, पर उसके पीछे जो मीनिंग छिपी हुई रहती है वो क्या रहती है, बहुत इंसाइटफुल रहती है. इंसाइटफुल का मतलब क्या होता है कि बहुत ही डीप मीनिंग वाली चीज़ें होती है, बहुत डीप मीनिंग होता है उस एक्सपीरियंस के पीछे में. ठीक है, तो वो अपने ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के द्वारा हम लोगों को बहुत ही डीप डीप मीनिंग सिखलाते हैं, बहुत ही इंसाइटफुल चीज़ें सिखलाते हैं. ओके, तो let's proceed with our chapter. We will read the poem and look for its explanation. Okay, now this is our poem, The Road Not Taken. ठीक है, and it is written by Robert Frost. I'm going to read each line and I will explain you, so please listen very 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 attentively. Okay, मैंने ये आपको ऊपर वाला बता दिया है कि दिस इज़ वेरी वेल नोन पोएम एंड इट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. ये पोएम किस चीज़ के बारे में, ये पोएम है कि हम अपनी लाइफ में जब कोई चॉइस करते हैं, जब हमारे सामने चॉइसेस देते हैं, भगवान देते हैं या हमारे सर्कमस्टेंसेस देते हैं,
तो वो चॉइसेस कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और एक एक किसी भी एक चॉइस के ऊपर में स्टूड रहना एंड देन वही उसी को फिर आगे फॉलो करना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट insightfully about common ordinary experiences. Okay, I have explained this to you. Now let us move further to the lines of the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Now see dear students, यहाँ पे पोएट ने जो है उन्होंने स्टार्ट किया है अपने लाइन को कहाँ से, कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। अब वो ऐसी जगह पे खड़े हैं, पोएट जो है वो ऐसी जगह पे है जहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम लोग किसी रास्ते पे चलते जा रहे हैं और सामने सीधे अचानक से क्या आ जाता है, दो रास्ते आ जाते हैं, दोनों तरफ टर्निंग है। अब आपको इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, वो क्या होती है, आपकी चॉइस होती है। तो डाइवर्स मतलब डिवाइड हो जाना, वो रोड जो है वो सीधे चलते चलते जाते हैं और वो रोड फिर आगे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दो में, ठीक है। डाइवर्स का मतलब डिवाइड होना होता है। और इन अ येलो वुड, अब यहाँ पे येलो वुड का क्या मतलब है, येलो वुड का मतलब ध्यान से सुनना, वुड का मतलब वुड जो है उसे हम लोग फॉरेस्ट, उसका मीनिंग फॉरेस्ट भी होता है, ओके। वुड रिफर्स टू दी forest which has withering leaves as in the season of autumn. okay, येलो वुड कब होता है, जब उसकी जो लीव्स होती है ना पूरा का पूरा येलो हो जाता है। और पेड़ की लीफ जो है वो येलो कब होती है, जब ऑटम सीजन होता है। सो हियर येलो वुड्स रिफर्स टू द फॉरेस्ट विच हैज विदरिंग लीव्स एज इन द सीजन ऑफ ऑटम। मैंने आपको एक बात और बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो क्या है, बहुत ही ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को वो क्या बनाते हैं, इंसाइटफुल बनाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने भले येलो वुड मतलब ऑटम सीजन को वो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो ऑटम सीजन के वजह से वो उनको क्या दिख रहा है, सामने पूरा पीला पीला जंगल दिख रहा है। बट यहाँ पे सिंबॉलिक रूप से अगर हम इसको देखें कि इसको सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है, तो वो क्या होगा, येलो वुड का मतलब ये भी होता है कि वहाँ वो एज्ड पीपल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज सिंबल ऑफ द एज्ड पीपल, कि बहुत सारे एज्ड पीपल होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है और वो देख पाते हैं कि वो एक्सपीरियंस कहाँ उनको लेके गया, इस रोड पे जो चले वो पीपल कहाँ पहुँचे हैं और इस रोड पे जो चले वो पीपल कहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने क्या क्या हासिल किया अपने लाइफ में और कैसे उनकी पदचिन्ह कहाँ कहाँ गए, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और फिर वो क्या बोलते हैं कि दो रास्ते तो गए हैं पर वो उनको क्या करना है, उनको दोनों पे नहीं चलना है। वो क्या करते हैं, दोनों पे वो नहीं चल सकते, वो दोनों चॉइसेस को वो चूज़ नहीं कर सकते। उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक ही रास्ते पे चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे रोड जो है वो सिंबल है किस चीज़ का, चॉइस का, ठीक है। अब वहाँ पे वो पोएट जो है ही फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ टू वे पाथ, ठीक है। नाउ ही इज़ इन अ प्रॉब्लम, वहाँ पे वो खड़े होके और बहुत ही सोच रहे हैं, ही इज़ इन डिलेमा एज ही मस्ट चूज़ वन पाथ, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि मैं दोनों पाथ नहीं चूज़ कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ही पाथ चूज़ करना पड़ेगा बिटवीन दी टू, ठीक है, दोनों में से। एंड he is now unable to decide which one to choose and be one traveler long I stood। अब उन्हें एक ही रास्ता चूज करना है, तो वो क्या हो गया, वो वन ट्रैवलर हैं और वहाँ पे वो बहुत देर तक उस पॉइंट पे वो खड़े रहे और सोचते रहे। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन दी अंडर ग्रोथ। वहाँ पे खड़े होके वो क्या करते रहे, वहाँ पे खड़े होके और वो उस रास्ते को दूर दूर तक देखने की कोशिश करते रहे। दोनों रास्तों को एक एक करके वो देखने की कोशिश करते कि ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और ऐसा हम अपने फ्यूचर के साथ भी करते, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों का टाइम है, आप लोग अभी 9th में हो सकता है आगे जाके 10th में, 10th के बाद आप लोगों के सामने बहुत सारे चॉइसेस आते हैं कि हमें साइंस रखना है, आर्ट्स रखना है, मतलब बहुत सारे करियर चॉइसेस आते हैं।
ओके। तो आप लोग क्या करते हो फिर, उस रास्तों में से एक को चूज़ करने की कोशिश करने लगते हो। अब वो चूज़ करने के दौरान आप क्या करते हो, थोड़ा सा प्रेडिक्ट करते हो, अपने फ्यूचर को भी देखने की कोशिश करते हो कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट रखा तो क्या हो सकता है, अगर मैंने ये सब्जेक्ट रखा तो क्या हो सकता है। तो ये क्या करते हो आप लोग, ये आप लोग आगे देखने की कोशिश करते हो, ठीक है। जहाँ तक आप देख सकते हो अपने आप को, अपने अपनी जो एबिलिटी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को आगे तक देखने की कोशिश करते हो, आप अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे वो ये सिंबलिक है, और ये यहाँ पे रास्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो ये चॉइस, अपनी चॉइस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने चॉइस को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं ये रास्ता चुनता हूँ तो ये रास्ता मुझे कहाँ तक लेके जाता है, और ये रास्ता अगर मैं चुनता हूँ तो ये रास्ता मुझे कहाँ तक लेके जाएगा। और जहाँ तक उनकी नज़र जा पाती है, जहाँ तक वो सोच पाते हैं, वो वहाँ तक सोचते हैं। पर क्या होता है, थोड़े दूर देखने के बाद वो जो है रास्ता जो है वो मुड़ के और कहाँ चली जाती है, अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है कि छोटे छोटे ग्रास और छोटे छोटे प्लांट्स जो रहते हैं, श्रब्स या हर्ब्स टाइप के, तो उस टाइप के प्लांट्स में वो रास्ता कहीं गुम हो जाता है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक सीधे तक तो हम देख सकते हैं, थोड़ी दूर तक हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ हम ये सब्जेक्ट लेंगे, और फिर हम अपने आगे के एज्ड पीपल जो हैं, हमारे सीनियर्स जो हैं, हम उनकी लाइफ को भी देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया, उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया तो उनके साथ ये हुआ, उन्होंने ऐसे पढ़ा, उनको ऐसी ऐसे ट्यूशन पढ़ना पड़े। पर क्या होता है, किसी भी चॉइस को लेने के बाद हमारे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है। उसके बाद हमें नहीं दिखता वो टर्न, जब रोड जब टर्न हो जाता है तब वो हमें नहीं दिखता है, उसके आगे का हम नहीं देख सकते। वो टर्निंग पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो टर्निंग पॉइंट क्या होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसे आप नहीं देख सकते। वो आपके डेडिकेशन के ऊपर में डिपेंड करेगा कि आगे आपके साथ क्या होगा, और टर्निंग पॉइंट पे फिर से आप कौन सा वे चूज़ करते हो। So let's move further and discuss our next line. Here we are. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Now see here. अब वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, एक को बहुत दूर तक देखा, फिर दूसरे को बहुत दूर तक देखा, और उन्होंने अब चूज कर लिया। देन टुक द अदर, उन्होंने दूसरा वाला जो रास्ता था वो उन्होंने चूज कर लिया, जो उनको क्या लगा, फेयर लगा, मतलब उन्हें सही लगा वो। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और दूसरे वाले रास्ते के अकॉर्डिंग उनको वो बेटर लगा। अब क्यों बेटर लगा, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। अब इसका क्या मतलब है कि इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, इसका मतलब ये है कि वो रास्ता जो था वो ग्रासी था, अभी भी हरा भरा था, और हरा भरा रास्ता कब हो सकता है, जब उस पर कम चला जाए, ठीक है। It means that the path had a lot of grass on it and had not been walked over by many people. ज़्यादा लोग इस रास्ते पे नहीं चले, इसलिए वहाँ का जो पाथ है उस पे बहुत सारे ग्रीन ग्रासेस थे। एंड वांटेड वेयर का मतलब होता है कि हैड नॉट बीन यूज्ड, मतलब इस रास्ते का ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। ये रास्ता जो है वो अभी भी ग्रासी है और इस रास्ते का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने कौन सा रास्ता चूज़ किया, जिस पे लोग ज़्यादा नहीं गए, जिस रास्ते का यूज़ ज़्यादा नहीं किया गया, उन्होंने उस रास्ते को चूज़ कर लिया। और वो बताते हैं कि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा फेयर था एंड बेटर क्लेम था, ओके। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। नाउ इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट व्हेन ही वॉकड ओवर द path that he had chosen, ठीक है, had warned them really about the same। अब उनको क्या लग रहा है, अब उनको लग रहा है कि मतलब सेम है, जो जब उस पाथ पे वो थोड़ी दूर के बाद चलते हैं तब उन्हें क्या लगता है, स्टार्टिंग में तो उनको लगा था कि ये पाथ डिफरेंट है, इस पाथ पे कम लोग चले हैं, पर अब जाके उन्हें जाके पता चल रहा है कि नहीं, इस पाथ पे भी लोग चले हुए हैं, और ये पाथ भी क्या है, उसी पाथ की तरह है। देखो क्या होता है ना कि जब हम अपने करियर को चूज़ करते रहते हैं तो हम कभी कभी जो एडवेंचरस लोग होते हैं, जो नई स्ट्रीम में जाना चाहते हैं,
वो ये सोचते हैं कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा ना हो हम उस लाइन में जाएं, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, जिस चीज़ में सक्सेस रहता है उसे बहुत लोग फॉलो करते हैं, और जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाने लगते हैं। और कोई जो एडवेंचरस होते हैं, जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि चलो हम कुछ नया ट्राई करते हैं, जहाँ पे बहुत लोग नहीं जाते वहाँ पे जाएंगे। और जब एक्चुअली में वो वहाँ पे जाते हैं और उनको लगता है कि ये ट्रैवल नहीं किया गया, इस पे ज़्यादा लोग नहीं गए हैं, पर होता क्या है, जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं उनको पता लगता है कि नहीं, इस रास्ते पे भी बहुत लोग आए हुए हैं, ये नया नहीं है कि यहाँ पे बहुत कम लोग आए हैं, और इस स्ट्रीम में भी बहुत ज़्यादा क्या है, कंपटीशन है, यहाँ भी कंपटीशन है। ओके, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उस मॉर्निंग, उस सुबह वो दोनों क्या लगे, उसको एकदम इक्वल लगे। ओके, एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, इट मीन्स दैट no one had walked over the leaves as they were still green. If they had been walked over they would have turned black. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर वहाँ पे वो लीव्स जो हैं वो ग्रीन है, इसका मतलब वो ब्लैक नहीं हुए। ट्रॉडन का मतलब होता है टर्न ब्लैक, ब्लैक टर्न नहीं हुआ है, ठीक है, वो ब्लैक नहीं हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, वो भी कम यूज़ किया हो गया है, क्योंकि इफ दे हैड बीन वॉक्ड ओवर दे वुड हैव टर्न ब्लैक। ओके, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डॉट इफ आई शुड एवर कम बैक। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, दूसरा वाला जो रास्ता था वो मैंने क्या किया था, दूसरे दिन के लिए सोचा था कि मैं फिर कभी इस रास्ते पे चलूँगा, चलो अभी मैं इस रास्ते पे चलता हूँ और फिर आगे जाके जब मुझे कभी मौका मिलेगा तब मैं इस रास्ते पे चलूँगा। पर ऐसा हो नहीं पाता है एक्चुअली। चॉइसेस जो हम लाइफ में एक बार बना लेते हैं वो क्या होता है, फिर हम आगे उसी को फॉलो करने लगते हैं, और हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है, चॉइस तो हम बना लेते हैं पर कुछ टाइम तक हम एनर्जेटिक फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट हम लोगों की जो वो एनर्जी है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है, और हम लोग ध्यान केयरलेस होते जाते हैं अपने स्ट्रीम को लेके, अपने गोल को लेके। तो उसके बाद और हम लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है इस रास्ते पे चलते हैं, उसके बाद ये काम नहीं बनेगा तो फिर हम लोग दूसरा रास्ता चुन लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। लाइफ हमें क्या बार बार चॉइस नहीं देता, इसलिए हम कभी भी अगर चॉइस बनाते हैं तो वो बहुत ही सोच समझ के बनाना पड़ता है, ठीक है। तो पोएट भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है वो फर्स्ट वाला जो रूट था, वे था, उन्होंने रखा हुआ था अनदर डे के लिए, पर येट नोइंग, उनको पता था, ये पता था कि एक बार किसी रास्ते पे चलने के बाद वो रास्ता क्या होता है, वे लीड्स ऑन टू वे। एक रास्ते पे चलने के बाद वहाँ पे क्या आ जाते हैं, बहुत सारे रास्ते और खुलने लगते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट द वे दैट वी चूज लीड्स टू मेनी मोर वे। बहुत सारे, एक डिसीजन के ऊपर में हमें बहुत सारे और डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ के। एक ही डिसीजन लेके क्या होता है, लाइफ नहीं चलता। उस डिसीजन पे आगे चलते हुए हमें बीच बीच में बहुत सारे ऐसे वेज चुनने पड़ते हैं, ऐसे डिसीजंस और लेने पड़ते हैं उस डिसीजन को लास्ट तक पहुंचाने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए। बीच में क्या होते हैं, बीच में बहुत सारे सब वेज आते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे वेज आते रहते हैं। दैट इज मोर ऑप्शंस एंड चॉइसेस। ओके, what it means, that how way leads on to way, it means that the way that we choose leads to many more way, that is more options and choices. We have to take many decisions based on that single choice. Now let's move further and सी हियर, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। उनको ये डाउट हुआ कि इस रास्ते पे जिस पे मैं चल रहा हूँ अभी, यहाँ से मैं वापस आ भी पाऊँगा कि नहीं, ये मुझे डाउट हो रहा है। और सही बात है
कि हम कभी भी जिस रास्ते पे हम चलना शुरू करते हैं हम उसी पॉइंट पे दोबारा कभी नहीं आते। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था चलना, वापस उस पॉइंट पे आना नामुमकिन होता है। कभी हम उस पॉइंट पे फिर पीछे नहीं आ पाते पास्ट में आके, और अपनी की हुई गलतियों को हम नहीं सुधार पाते। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Now see here, क्या बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आई शैल बी टेलिंग, शैल बी का यूज़ हुआ है, मतलब ये अब फ्यूचर की बात बोल रहे हैं कि फ्यूचर में जब इस वे पे चल के, इस पाथ पे चल के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तब मैं एक साई का मतलब होता है डीप ब्रीथ लेते हुए वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, बहुत ही बरसों और बरसों पहले, मतलब एजेस एंड एजेस मतलब बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने एजेस के ऊपर में इम्पैथिक डालने के लिए, एम्पैथी डालने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको रिपीट किया, एज को रिपीट किया। और वो बोल रहे हैं कि बरसों पहले जो दो रास्ते डिवाइड हो रहे थे ऊड में, उनमें से मैंने एक लेस ट्रैवल वाला वे चूज़ किया। ठीक है, मैंने वो वे चूज़ किया जो लोगों ने कम चुना हुआ था। ठीक है, दैट वाज लेस ट्रैवल्ड बाय, और उसी एक चॉइस के वजह से आज मेरी लाइफ ऐसी है। यहाँ पे वो ये नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने सही चॉइस किया या गलत डिसीजन लिया, बस उनके साथ अच्छा हुआ। डिफरेंस, यहाँ पे जो डिफरेंस की बात हो रही है, यहाँ पे वो डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि वो डिफरेंस बैड है, गुड है, वो कैसा है। वो बस ये बोल रहे हैं कि उन्होंने जो चॉइस लिया था वो आज उनकी जो सर्कमस्टेंसेस है, आज जो वो लाइफ जी रहे हैं, वो उसी डिसीज़न के बेस पे जी रहे हैं, और उसी डिसीज़न ने उनकी लाइफ को डिफरेंट बनाया है। और यही होता है, आज को ही देख लो, आज जो आप हो, आज जो हम हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट के डिसीज़न का ही तो परिणाम है। कहीं ना कहीं हमारे पास्ट की डिसीज़न भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है इसमें। इसी तरह से आज जो हम डिसीज़न लेंगे वो हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक बार तो वो बोल रहे हैं कि ये दोनों रास्ते क्या हैं, सेम है। जब उन्होंने चलना स्टार्ट किया रास्ते पे, तब वो क्या बोल रहे थे कि द टू पाथ्स वर सिमिलर। In the beginning, the poet felt that one of the ways was not being walked over by many people, but when he walked on it for some distance, after covering some distance, he realized that it was जस्ट लाइक द अदर रोड। ओके, ये क्या है, दूसरे रोड जैसा ही है। यहाँ पे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, यहाँ पे भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे मैं सोच रहा था कि उस लाइन में मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं इसमें जाऊँगा, ताकि ये क्या हो, यहाँ पे मुझे कंपटीशन कम फेस करना पड़े। पर हुआ क्या, ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ही रियलाइज दैट द बोथ वेज आर जस्ट लाइक द अदर, जस्ट लाइक each other. Okay, that path was also traveled by many people, and it also had competitions to face. Okay, now in the last stanza, यहाँ पे last stanza में poet क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे last stanza में वो he was saying again that हिज इनिशियल डिसीज़न, उन्होंने जो रोड चूज़ करने का, उन्होंने जो चॉइस, अपनी लाइफ का जो चॉइस लिया, जो उनके सामने दो चॉइसेस रखे गए थे, उसमें से जो उन्होंने डिसीज़न लिया, इनिशियल डिसीज़न जो लिया, व्हेन ही थॉट दैट द रोड्स वर डिफरेंट एंड चूज़ द वन दैट हैड बीन ट्रैवल्ड बाय अ लेसर नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, उन्होंने ऐसा रोड, ऐसा वे चूज़ किया जो लेसर नंबर ऑफ पीपल के द्वारा ट्रैवल्ड था। तो यहाँ पे वो ये नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, सही किया, पर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने एक डिफरेंट रास्ता चूज़ किया और वो उसी पे चलते रहे। उनको बीच में ऐसा भी लगा कि नहीं, इसमें भी बहुत स्ट्रगल है, पर उन्होंने क्या किया, पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने का चॉइस नहीं होता। या तो ये होता है कि आप उस रास्ते को वहीं पे ख़त्म कर दो, बीच में ही छोड़ दो और अपने गोल को पूरा किए बिना ही भाग जाओ, या फिर उस पे बने रहो, डटे रहो, और लास्ट देखो कि लास्ट में वो आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेके जाता है। उसने आपकी लाइफ में कितना डिफरेंस क्रिएट किया है उस एक चॉइस ने। सो स्टूडेंट्स, हियर
we have ended this chapter and I have explained each and every detail to you. अब हम लोग राइमिंग स्कीम के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। राइमिंग स्कीम जो है वो पोएम में राइमिंग स्कीम के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई डोंट थिंक कि आपको पता ना हो राइमिंग स्कीम क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि राइमिंग स्कीम जो है ना वो लाइन के एंड में जब हम पोएम पढ़ते हैं तो स्टैंजाज होते हैं उसमें, और स्टैंजाज में क्या होता है, लाइंस होता है। तो लाइंस के एंड में जो वर्ड्स होते हैं, हर एक लाइन के एंड वाला वर्ड हम देखेंगे और ये देखेंगे कि वो वर्ड कौन से दूसरे लाइन के वर्ड के साथ राइम कर रहा है, ठीक है। राइम करना मतलब एक जैसा साउंड जो है वो सिमिलर है दोनों का। तो लास्ट वाला वर्ड देखेंगे, हर लाइन के लास्ट वाले वर्ड को हम देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये होता है ना कि कैट का राइमिंग वर्ड क्या हुआ, मैट, पैट, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस होता है, फर्स्ट लाइन जो होता है हमारा, उसको हम एक कहते हैं, ठीक है। कभी भी जब हम राइमिंग स्कीम बताते हैं तो ये फर्स्ट वाला लाइन, जो फर्स्ट वाला वर्ड जो हमारा है वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, इट इज़ ए। अब ये सेकंड वाला देखो, ये सेकंड में हम देखेंगे कि वुड जो है और बोथ जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ राइम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर ये डिफरेंट है तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। ये सेकंड वाला बी हो गया। नाउ सी, थर्ड वाले में स्टूड, अब ये किसके साथ राइम कर रहा है, वुड हो गया, सेकंड वाला बोथ हो गया, तो वुड और स्टूड दोनों एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये ए के साथ राइम कर रहा है। नाउ कुड किसके साथ राइम कर रहा है, वुड के साथ या बोथ के साथ, वुड कुड, ये दोनों क्या है, राइमिंग वर्ड है, तो ये भी ए हो जाएगा। अब ग्रोथ, इसका देखो, इसका साउंड, लास्ट का साउंड देखो, और बोथ ग्रोथ, ये दोनों क्या है, राइम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। अब हमारा ये राइमिंग स्कीम क्या बन गया, हमारा राइमिंग स्कीम हमारा बन गया ए बी ए बी, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम ये बन गया। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टैंजा वाइज राइमिंग स्कीम भी चेंज हो जाते हैं, तो देखते हैं इसमें चेंज होता है या फिर सेम पैटर्न ही पूरे पोएम में रहता है, बना रहता है, तो देखते हैं। अब फेयर, ठीक है, फेयर जो है वो हमने जो देखा था फर्स्ट स्टैंजा में, क्या किसी वर्ड के साथ वो राइम कर रहा है, आई डोंट थिंक कि किसी के साथ वो कर रहा है। वुड फेयर बोथ आर नॉट राइमिंग वर्ड, बोथ के साथ भी ये राइम नहीं कर रहा है फेयर जो है। तो फेयर को हम क्या फिर दे देंगे, नया सी दे देंगे, ए और बी हमने कर लिया था, अब ये कौन सा राइमिंग वर्ड हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नाउ सी हियर, क्लेम, फेयर क्लेम, अब ये क्या हो गया, डी हो गया, ओके। नाउ फेयर वेयर, yes it is rhyming word, so it is C, we will give it C। देयर भी सी हो गया, ओके। एंड सेम, क्लेम सेम, सो इट इज डी। अब सेकेंड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हमारा क्या बन गया, सी सी एंड डी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी, ओके। तो हमने सेकंड का भी देख लिया, सेकंड स्टैंजा का हमारा बना राइमिंग स्कीम सी डी। अब देखते हैं थर्ड स्टैंजा का क्या बनता है। तो यहाँ पे है हमारा, इस लाइन के एंड में क्या आ रहा है, ले, ओके। ले जो है ये फिर हमारा क्या हो गया, हमने ए बी सी डी राइमिंग स्कीम कर लिया, राइम कर लिया था। अब ये हमारा हो जाएगा ई, ठीक है। ब्लैक, एफ, ले डे, यस, ई वे, डे वे, ये भी ई हो जाएगा ना। ब्लैक एंड बैक आर राइमिंग वर्ड, सो इट विल बी एफ। तो हमारा थर्ड स्टैंजा का क्या बना, ई एफ एफ, okay, this is our rhyming scheme for third stanza. Now see the fourth stanza, okay। I shall be telling this with a sigh, यहाँ पे sigh लेंगे वर्ड, ये हमारा हो जाएगा G, hence I, sigh and I are rhyming words, then I, by are rhyming words, okay, hence difference, both are rhyming words, so we are using G, so we will use here H, G H,
GH। तो हमारा राइमिंग वर्ड फोर्थ स्टैंजा के लिए क्या बना? GH GH। ये हमारा राइमिंग स्कीम है फोर्थ स्टैंजा का। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, राइमिंग स्कीम को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये हम लोग क्या करने वाले हैं, हर पोएम में ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पोएम, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन every poem we are going to read further. Okay, so thank you very much. We will end our class here today. I have explained everything to you, and if you face any difficulty, if you have any doubt, please feel free to ask me. I'm saying it again. And take care, stay safe, and don't forget to learn, keep learning. Okay, thank you.